नमस्कार। आज का पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। सबसे पहले लेखिका का परिचय करते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। द्विवेदी युग आधुनिक काल में आता है। आधुनिक काल का जब हम उपविभाजन करते हैं तो प्रथम भाग है भारत तेंदु युग, जो 1850 से 1900 ईस्वी तक चला, और दूसरा उपविभाजन है द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। तो द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। उन्होंने कितनी रचना लिखी, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज हो जाने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज यानी रिपोर्ट के रूप में सच्ची घटनाओं का जिसमें विवरण होता है। क्रमिक घटना वर्णन से पूर्ण साहित्यिक रचना रिपोर्ताज कहलाती हैं। तो यह रचना है रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप है। अब इस पाठ का परिचय। इस पाठ में चपला देवी ने क्या लिखा है? मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति या महानता। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदू पंच अपने समय की चर्चित पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 1926 में कलकत्ता से हुआ था, और इसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इसका एक अंक निकला जिसका नाम है बलिदान, जिसे अंग्रेज सरकार ने तत्काल जब्त कर लिया। चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो यह पाठ भी हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस गद्य रचना को जैसा लेखिका ने लिखा है, जैसा मुद्रण किया और जैसी वर्तनी थी, उस वर्तनी में बिना कुछ परिवर्तन किए गए ऐसा ही दिया गया ये पाठ। अब है प्रस्तुत पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ में न ले जा सके। 5 जून सन 1857 की बात है कि विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना साहब जब कानपुर में असफल हो गए तो वे जल्दी में भागे और इस जल्दी में अपनी पुत्री मैना, जो कि उस समय 13 वर्ष की थी,
उसको साथ नहीं ले जा सके। दुंदू पंत नाना साहब का थोड़ा परिचय करते हैं। ये बहादुर शाह जफर के दत्तक पुत्र थे। 1824 में वेणु ग्राम में माधव नारायण राव के घर इनका जन्म हुआ। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ देश में विद्रोह की ज्वाला भड़की थी और ऐसे में पेशवा नाना साहब ने महाराष्ट्र के मराठा दुर्ग से दूर कानपुर से क्रांति का बिगुल बजाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पेंशन को लेकर के इनका अंग्रेजों से विरोध था। कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव की मृत्यु तक तो उन्हें $80,000 की पेंशन अंग्रेज सरकार से मिलती थी, लेकिन बाद में लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को दत्तक पुत्र होने के कारण पेंशन देने से मना कर दिया। ऐसे में नाना साहब को इस बात का दुख हुआ कि एक तो वैसे ही उनके मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज अपनी हुकूमत जमा बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें जीवन यापन के लिए रॉयल्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत को ही सबसे अच्छा विरोध का माध्यम बनाया। उधर मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ छावनी के सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का मन बना चुके थे। यह खबर जब नाना साहब के पास पहुंची तो उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर के 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ कानपुर में बगावत छेड़ दी। नाना साहब ने नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों को कानपुर छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि अंग्रेज जल्द ही एकत्रित हो गए और उन्होंने फिर एक बार कानपुर में वापसी की। दरअसल 1857 में एक समय नाना साहब का ब्रिटिश अधिकारियों के साथ समझौता हो गया, मगर जब कानपुर का कमांडिंग अफसर जनरल व्हीलर अपने साथी सैनिकों व उनके परिवार समेत नदी के रास्ते कानपुर आ रहे थे तो नाना साहब के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और सैनिक समेत महिलाओं और बच्चों का कत्ल कर दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश पूरी तरह से नाना साहब के खिलाफ हो गए और उन्होंने नाना साहब का गढ़ माना जाने वाला बिटूर है दुर्ग, उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान नाना साहब जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल हो गए। नाना साहब ने अंग्रेजों को भीषण क्षति पहुंचाई तथा वे उनके पकड़ में नहीं आए, इसलिए अंग्रेज उनसे बदला लेने के लिए उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु को नष्ट करना चाहते थे। इसलिए लिखा ना, सन 1857 में विद्रोही नेता दुंदू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ में नहीं ले जा सके। अगर इतिहास देखा जाए तो इस क्रांति के बाद नाना साहब कहीं खो से गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें मार दिया गया और कुछ कहते हैं कि वे गोपनीय तरीके से गायब हो गए। कुछ भी हुआ हो, जब वे भागे तो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से, निर्दयता से उस निरीह यानी बेचारी, असहाय, विरक्त और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया यानी जलाकर राख कर दिया। उसका रोमांचकारी, रोंगटे खड़ा कर देने वाला दृश्य उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी, पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है यानी पिघला देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर उत्तर प्रदेश में है। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। वहाँ उन्होंने नाना साहब के महल को लूट लिया,
पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। उस महल में ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। इसके बाद में अंग्रेज़ों ने तोप चला करके नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया, क्योंकि वे उनसे जुड़ी हर निशानी को ख़त्म कर देना चाहते थे। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटते समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी। जब उन्होंने अचानक बालिका को देखा तो एकदम अचंभित हो गए, क्योंकि जब उन्होंने महल को लूटा उस समय वो बालिका उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर, यानी कम उम्र वाली देखकर, सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हैं। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तुम इस महल को क्यों बचाना चाहती हो? आपका क्या उद्देश्य है? ऐसा सेनापति ने बालिका से पूछा। बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। बालिका ने उस प्रश्न का जवाब न देकर के वापस उसी सेनापति से प्रश्न कर लिया कि आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। बालिका निडर है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था यानी निवास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सरकार, यहाँ अंग्रेजी सरकार से अर्थ है, सरकार ने उसे नष्ट कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। बालिका कह रही है, जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं वो दोषी हैं, इस जड़ पदार्थ, निर्जीव जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। क्योंकि बालिका का बचपन इस मकान से जुड़ा हुआ था, इसलिए बालिका को इस जड़ पदार्थ मकान से लगाव था। बालिका भावुक है, इसलिए उन्होंने उस सेनापति से, उस बालिका ने प्रार्थना की कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मेरा कर्तव्य है और मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। अब बालिका उस सेनापति को जानती थी, इसलिए बालिका ने अपना परिचय बताया कि मैं मैना हूँ और आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। आपकी कन्या में और मुझ में प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। कई साल पहले जब वो जीवित थी तो मेरे पास में हमेशा बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। और जनरल हे भी नाना साहब के पास आते जाते रहते थे। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। अब वो बालिका याद दिला रही है, मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई। जब आपकी पुत्री मेरी की मृत्यु हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास में अब तक है। उस बालिका ने कहा कि आपकी पुत्री की लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे पास में अभी तक है। यह सुनकर के सेनापति के होश उड़ गए।
होश उड़ गए, यानी शुद्ध बुद्ध खो दी उन्होंने। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, यानी सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। यानी मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, मैं अंग्रेजी सरकार का नौकर हूँ और उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। फिर भी मैं आपकी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, मैं इसी चिंता में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है। उन्होंने प्रधान सेनापति से प्रश्न किया, जनरल हे ने, कि क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है। इसका अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।